देहरादून से खबर। आज आईएएस अधिकारी रामविलास की रिमांड मांगेगी विजिलेंस की टीम। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए ये रिमांड मांगी जाएगी। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आईएएस रामविलास यादव। बड़ी खबर, बुधवार रात को ही आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी आईएएस अफसर को जेल भेजा गया है, जिनसे अब आगे की पूछताछ के लिए विजिलेंस रिमांड मांगेगी। बताया जा रहा है कि रामविलास यादव पर आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और इस मामले में तहकीकात और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जहां विजिलेंस कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और अब रिमांड की मांग करेगी इस मामले में विजिलेंस टीम। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में किसी आईएएस को जेल भेजा गया है और अब इस मामले में आगे पूछताछ के लिए विजिलेंस रिमांड मांगेगी। बताया जा रहा है कि रामविलास यादव के पास से 500 गुना ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने के उन पर आरोप है। इस मामले में जब उनसे पूछताछ विजिलेंस की टीम ने की तो उसके जवाब में नहीं दे पाए। इस वजह से 2 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा। उधर रामविलास यादव को लेकर सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। जो भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर हमने पहले दिन से कहा है कि हम इस पर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेंगे और पारदर्शिता के आधार पर सरकार काम करेगी। जो भी कानून के दायरे में आएगा, जो भी कानून के दायरे में कहीं पर गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी। तो सुना आपने, सीएम धामी ने भी साफ कर दिया है कि जो भी लिप्त पाया जाएगा भ्रष्टाचार में, उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश की सरकार काम कर रही है और यही वजह है कि बड़े से बड़ा अधिकारी भी क्यों ना हो, उस पर गाज जरूर गिरेगी अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो। आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी के बाद जहां प्रदेश सरकार इस पर सख्त है, कोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसके बाद अब आगे टीम को पूछताछ इस मामले में करनी है। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज विजिलेंस की टीम रिमांड की मांग भी करेगी और ऐसे में देखना होगा कि क्या नए खुलासे होते हैं। रामविलास यादव के इस भ्रष्टाचार में कौन लोग शामिल है, क्या कुछ और नए नाम सामने आते हैं, परिवार के लोगों की भूमिका क्या है, इस पर भी अब इंतजार है खुलासा होने का। जहां बात यह भी कही जा रही थी कि उनके परिवार के लोगों से, उनकी पत्नी से पूछताछ इस मामले में हो सकती है। फिलहाल यहां विजिलेंस की टीम सख्त है, पूछताछ के लिए रिमांड की मांग भी आज की जाएगी। उधर रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी पर सीएम धामी ने सही एक्शन लिया है। अफसरों की आय का ब्यौरा भी सार्वजनिक होना चाहिए। देश के पुष्कर सिंह धामी 2 की जो सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आपने कल देख लिया, सरकार से एक आईएएस को सस्पेंड किया, गिरफ्तार हुआ। ये और लोगों के लिए भी संदेश है, अगर दूसरा कोई रामविलास यहाँ पर होगा तो उसके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्यवाही के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के अंदर दिया है और कहीं भी इस प्रकार की कोई कोताही होगी, कोई गलती होगी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर सत्ता पक्ष के इतर कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने भी रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया है। क्या कुछ आगे कहा, सुनवाते हैं आप। देखिए, रामविलास यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं। सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? कृपया उनको भी बाहर निकालिए।
चलिए, आपने तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को सुन लिया, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई विजिलेंस की टीम करने जा रही है, इस पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा से। देहरादून का सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, बताएं कि आज क्या कार्रवाई होनी है, जहां विजिलेंस की टीम रिमांड की मांग करेगी, क्या मकसद है रिमांड की मांग करने का, क्या पूछताछ करनी है? अनु, देखिए, पूरा मामला सामने है और जिस तरह से कल न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि विजिलेंस जो टीम है वो एक शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल कर सकती है। उसमें विजिलेंस टीम उसमें रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि पिछले दौरान जो तमाम सवाल रामविलास यादव से किए गए थे, उनसे एक भी सवालों का जवाब रामविलास यादव नहीं दे पाए थे। आज से अधिक संपत्ति मामले में लगातार पिछले कई दिनों से उनसे पूछताछ की जा रही थी और विजिलेंस ने बुधवार को लगभग 7 से 8 घंटे लगातार इसमें पूछताछ की थी, लेकिन जो भी सवाल उनसे पूछे गए थे उनके जवाब वो सही नहीं दे पाए थे। उसके बाद न्यायालय ने कल उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है और अभी कल देर शाम उन्हें सुद्धवाल जेल में भेज दिया गया है। तो ऐसे में अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब विजिलेंस उनके रिमांड मांग सकती है, क्योंकि पूछताछ की जानी है। इसमें कई मामले आगे भी हैं, इसको लेकर आगे की क्या पूछताछ है, क्योंकि जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार उनसे पूछताछ की गई है, उनसे उनके जवाब नहीं दिए गए थे, उसी मामले में रिमांड मानी जाएगी और आगे इनसे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन इससे एक बात अनु देखिए साफ ये जाहिर है कि जिस तरह से एक मैसेज पूरे प्रदेश भर में गया है कि यदि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा या इस तरह की कोई भी चीज़ें करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अब आगे उन अधिकारियों को, उन नेताओं को एक मैसेज चला गया है कि अगर किसी भी नेता या अधिकारी पर इस तरह की बात सामने आती है तो उन पर जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ प्रदेश सरकार कह रही है, जो टीम्स हैं और जो संस्थाएं हैं वो भी अपना काम कर रही है। पंकज, वो हमने देख लिया, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उन्हें भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि 5 साल से आप ही की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो इतना समय क्यों लग गया, और कई और भी अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो कि दूसरे रामविलास यादव हों, उन पर कार्रवाई कब होगी? तो क्या इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि आखिर कितने समय से ये जो कार्रवाई अब दिख रही है उसकी छानबीन चल रही थी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि वक्त जरूर लगा है इसमें कि पिछले दौरान से लगातार जिस तरह से इस मामले में जांच चल रही थी और उसके बाद इसमें लगभग 2 से ढाई साल का वक्त लग गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद जब 2018 में उत्तराखंड में सेवाएं देने आए थे रामविलास यादव, उसके बाद ही संस्तुति हो गई थी, उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं और तमाम तरह से उन पर केस दर्ज किए गए थे। उसके बाद से लगातार इस पर छानबीन की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से थोड़ा वक्त इसमें लगा है और वक्त के बाद अब विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं और जो भी इसमें अब आगे ही कार्रवाई होगी सरकार इसमें करने जा रही है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब कोई आईएएस अधिकारी पर इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें जेल भी भेजा गया है। लेकिन ये एक मैसेज पूरे प्रदेश में है, विपक्ष के लिए भी एक मैसेज है कि प्रदेश में यदि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अब किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैसेज चला गया। लेकिन इसमें एक देखिए दूसरी पहलू ये भी है कि सरकार तमाम चीज़ें कह रही है, उस पर अन्य जो अधिकारी हैं जिन पर इस तरह के मामले होंगे या ऐसे हो सकते हैं, तो उन पर भी किस तरह का शिकंजा कसा जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, आगे ये ड्राइव कितना पहुंचता है ये भी इंतजार रहेगा और ये भी देखने वाली बात होगी। पंकज, शुक्रिया इस पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं और आज उसका तीसरा दिन है। आज उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की एनडीए की द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और इसमें सीएम धामी भी शामिल होंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। कल सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और आज जो नामांकन की प्रक्रिया होगी द्रौपदी मुर्मू की, उसमें वे शामिल होंगे, उस दौरान मौजूद रहेंगे। जहां भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सभी पहुंच चुके हैं दिल्ली और इसी बाबत सीएम धामी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और आज का जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और आज वे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और अविनाश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अविनाश, बताएं कि कब से ये शुरू हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया? देखिए, अगर बात करें 12:30 बजे कमरा नंबर 29 में संसद भवन में ये नामांकन होना है। उसके लिए तमाम तरह जो मुख्यमंत्री है वो अब धीरे धीरे करके संसद भवन में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे उत्तराखंड सदन से निकलकर संसद भवन जाएंगे और वहां नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अगर इसके बाद बात करें तो उनकी मुलाकात जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से होनी है, जहां पे उत्तराखंड की कई सारी बात परियोजनाओं को लेकर बातचीत होगी। फिर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होनी है। ये मुलाकात शिष्टाचार भी रहेगी और इसके साथ साथ आगे के कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चंपावत में चुनाव जीतकर आए हैं तो गृह मंत्री का आशीर्वाद देंगे और तमाम सारी परियोजनाएं उत्तराखंड में उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और अविनाश, जो ये हम देख रहे हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि भाजपा नई नई प्रथाओं को जन्म देती है। राष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन और उसमें इतने सीएम का मौजूद रहना दिल्ली में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनकी मौजूदगी क्या संदेश देती है? देखिए, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उसने ये आदेश दिया कि जितने भी तमाम सारे मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर ये एक प्रदर्शन करें, शक्ति प्रदर्शन करें कि जिस तरीके से भाजपा के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू का नामांकन होना है और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो वो भी भाजपा के पक्ष में है। तो लिहाजा भाजपा ये एक अपना प्रदर्शन करना चाहती है, शक्ति प्रदर्शन, कि उसके पास तमाम तरीके से वोट है और इसीलिए वो अपने तमाम जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू उनका जीतना तय है और इसी वजह से तमाम तरह सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए अविनाश। फिलहाल तो दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम धामी। कल जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, दोनों के बीच उत्तराखंड के विकास समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के कई मुद्दों पर मंथन किया। वहीं सीएम धामी ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का भी हाल जाना था। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कल का दिन कैसा बीता सीएम धामी का दिल्ली में, ये आप समझ पाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और बाद में मेदांता अस्पताल जाकर उन्होंने मंत्री चंदन रामदास का हाल भी जाना। बता दें कि जब बजट सत्र चल रहा था तब चंदन रामदास की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और अब वे अस्पताल में भर्ती हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। एसडीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, चूँकि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, उसमें 75% और 25% के आधार पर जो अंशधारिता होती है, उन सब अंशधारिता का उत्तराखंड के अंदर स्थित होने के कारण से उत्तराखंड को मिलना चाहिए। मैंने अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर इस पर फैसला होना चाहिए। साथ ही जीएसटी देश के अंदर लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य को अभी तक जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 5,000 करोड़ रुपया लगभग भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता था। मैंने अनुरोध किया है कि इसको आगे निरंतर जारी रखा जाए, जिससे कि उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक विकास को इससे बल मिले। 300 से ज़्यादा फार्मा कंपनियाँ उत्तराखंड के अंदर काम करती हैं, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून में। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के लिए भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। कुमाऊं मंडल में मानस माला खंड, मानस मंदिर माला मिशन को शुरू करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि दूर दूर तक जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में सुविधाएं, आने जाने की सुविधाएं, अवस्थापना सुविधाएं, उन सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, इसके लिए भी अनुरोध किया है। और पिथौरागढ़ जो कि सीमांत क्षेत्र है, जो हमारा भौगोलिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उस स्थान पर हवाई सेवाएं जल्द से जल्द शुरू हों। हालांकि निविदाएं उसकी आ गई हैं। जो अलकनंदा नदी है उस पर बावला नंद प्रयाग 300 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है, उस पर चूँकि पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई थी, बाद में 10 परियोजनाओं को वहाँ पर स्वीकृति प्रदान हुई कि 10 योजनाएं आगे चल सकती हैं। उन 10 योजनाओं में से एक परियोजना है बावला नंद प्रयाग परियोजना, जो 300 मेगावाट की बनने वाली परियोजना है। उसको जल शक्ति मंत्रालय के स्तर से क्लियरेंस मिलनी है, उसके लिए भी हम। और इस बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, खाद्य मंत्री और आयुक्त खाते के बीच तबादले को लेकर तनातनी बढ़ गई है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने तलब की है अब सचिन कुर्वे की एसीआर। इस वक्त की बड़ी खबर, कहा है कि सचिव को नहीं है तबादला एक्ट की जानकारी, साथ ही अफसरों के तबादले में अपनाई नहीं गई है प्रक्रिया। खाद्य आयुक्त द्वारा बिना मंत्री का अनुमोदन लिए जिला आपूर्ति अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसके बाद मंत्री ने इस मामले पर अब नाराजगी जताई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां
खाद्य मंत्री और आयुक्त खाद्य के बीच तबादले को लेकर तनातनी बढ़ गई है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, बताएं कि पूरा मामला था क्या और किस वजह से टसल देखने को मिल रहा है? अनु, देखिए, अभी हाल ही में 20 जून को जो आयुक्त हैं सचिन कुर्वे खाद्य आपूर्ति विभाग के, उनके द्वारा 6 जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के तबादले किए गए थे। ये तबादले जो हुए थे ये बिना खाद्य मंत्री रेखा आर्य की जानकारी के किए गए थे। उसी को लेकर मंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी और पिछले दौरान मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पर एक कार्रवाई की मांग की थी खाद्य आयुक्त के खिलाफ, और मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेने की बात कही थी। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से वो काफी नाराज हैं। उन्होंने एक पत्र लिखकर कार्मिक विभाग को ये कहा है कि जो सचिव है सचिन कुर्वे, उनकी एसीआर तलब की जाए, उनको उसकी एसीआर दी जाए। यानी कि ये साफ कहा जा सकता है कि इस मामले में लेकर अब दोनों विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव के में दोनों में आपस में तनातनी शुरू हो गई है और मंत्री इसमें काफी नाराज भी हैं। उनका साफ कहना है कि बिना मंत्री के अनुमोदन के किस तरह से खाद्य जिला अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इसमें एक्ट का उल्लंघन किया गया है और सचिव को एक्ट की जानकारी नहीं है। जो तबादला एक्ट उत्तराखंड में तय किया गया है उसके आधार पर ही इसमें तबादले किए जाने हैं। उसी को लेकर ही नाराजगी जाहिर की जा रही है। फिलहाल देखते हैं कि दोनों मंत्रियों के बीच, ये दोनों मंत्री और सचिव के बीच जो चल रही है तनातनी, ये किस मोड़ पर जाती है और कैसे खत्म होगा। बिल्कुल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए पंकज। खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर के आवास विकास के आइलेट्स कोचिंग के मैनेजर के अपहरण कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 नकली पिस्तौल और 1 लाख रुपए तकरीबन बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि मैनेजर के अपहरण में शामिल मुख्य आरोपी परजीत के साथ विदेश भेजे जाने के नाम पर करीब 15 लाख की ठगी हो चुकी है। उसने ठगी में कई रकम की भरपाई के लिए इस घटना को अंजाम दिया। मनप्रीत का अपहरण करने के बाद 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बड़ी खबर रुद्रपुर से आपको दे रहे हैं, जहां आइल्स कोचिंग के मैनेजर के अपहरण कांड में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां राजस्थान से केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए 2 तीर्थ यात्रियों को हुक्का पीना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों युवकों का 81 पुलिस अधिनियम में चालान काट दिया है। पुलिस की ओर से धार्मिक स्थानों में इस तरह की कार्रवाई पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। ऐसे में लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान भी चल रहा है। बीकानेर निवासी किशोर और अनिल नाम के 2 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम में यात्रा पर आए थे और इस दौरान दोनों तीर्थ यात्री केदारनाथ के पास ही हुक्का पी रहे थे। इस बीच दोनों तीर्थ यात्रियों पर पुलिस की नजर पड़ गई, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई कुछ लोगों के द्वारा, और पुलिस अधिनियम के तहत अब दोनों का चालान किया गया है। दिनों से केदारनाथ में हुक्का पीने की शिकायत आ रही थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग महोदय द्वारा अब तक 10 लोगों के खिलाफ हुक्का पीने के संबंध में 81 पुलिस एक्ट में इनका चालान कर दिया गया है। आगे भी सभी पर दृष्टि रखते हुए जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ यात्रा पर आया एक तीर्थ यात्री मंदाकिनी नदी की दूसरी ओर फंस गया। करीब 4 घंटे तक दूसरे किनारे फंसे होने के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना इसकी पुलिस को दी। पुलिस की ओर से एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद युवक का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित निकाला गया। दरअसल राजस्थान निवासी कालू राम मनकुटिया के पास के जंगल में घूम रहा था। रास्ता भटक जाने के कारण वो मंदाकिनी नदी के किनारे चला गया, जिससे वो वहां फंस गया। करीब 4 घंटे तक वो नदी के दूसरे किनारे पर ही फंसा रहा। 4 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह इस युवक को बचाया गया। और अब खबर रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के उखीमठ मुख्य बाजार में एक युवक की ओर से महिला व्यापारी से अभद्रता किए जाने के मामले में स्थानीय व्यापारियों ने थाने का घेराव कर युवाओं को गिरफ्तार करने की मांग की है। स्थानीय व्यापारियों के थाने का घेराव करने के बाद भी पुलिस प्रशासन के सक्षम अधिकारी ने थाने नहीं पहुंचने पर व्यापारियों के गुस्से को झेला। पुलिस के खिलाफ जमकर इन्होंने नारेबाजी की। बता दें कि गुरुवार को उखीमठ मुख्य बाजार में कुछ युवाओं द्वारा शराब के नशे में महिला व्यापारी से अभद्रता करने का मामला सामने आया। इनकी कानून व्यवस्था ये इनकी व्यवस्था है जी। हमारी जो विकासनगर के प्राचीन सिमोग मंदिर में शिलकुर महाराज शाही स्नान के बाद चूड़ीदार पहुंच गए हैं। इस दौरान काफी संख्या में वहां श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे।
देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों पर झूम रहे इन श्रद्धालुओं की तस्वीरें उस समय की हैं जब आस्था के प्रतीक और प्राचीन सिमोगा मंदिर के शिलगुर महाराज जी की पालकी शाही स्नान के बाद चूड़ीदार के लिए रवाना हो रही थी। दरअसल हर 12 साल बाद शिलगुर महाराज हरिद्वार में शाही स्नान के बाद चूड़ीदार पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिलगुर महाराज के चूड़ीदार तक इस पैदल यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। 12 साल बाद होने वाले इस पर्व को स्थानीय भाषा में बरांश भी कहा जाता है। शिलगुर महाराज के साथ हजारों श्रद्धालु की यह पैदल यात्रा चूड़ीदार तक जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि वहां की सरकार के पर्यटन का मुख्य हिस्सा भी है, जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिलगुर महाराज जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। विकास नगर से एबीपी गंगा के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।